हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं और आज हम लोग सीखेंगे पैवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पैवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे हम अनेकों नामों से भी जानते हैं, जैसे संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत या अनुकूलित अनुबंधित सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या फिर कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये मनोवैज्ञानिक आई.पी. पैवलोव के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। साथ ही साथ ये फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पाचन क्रिया पर भी बहुत सारा काम किया और इसी पाचन क्रिया पे काम करते हुए इन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए और ये अध्ययन इतने महत्वपूर्ण थे कि 1904 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ये इस पाचन क्रिया के अनुसार से देखते हुए इन्होंने बहुत सारी दैनिक गतिविधियों को देखा है और दैनिक गतिविधियों को देखने के बाद इन्होंने बताया है कि अगर एक मनुष्य के सामने कोई उत्तेजना या कोई उद्दीपक, या जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं, अगर उसके सामने एक मनुष्य के सामने रखा जाए तो वह उसके प्रति एक विशेष प्रकार का प्रतिक्रिया करता है और ये प्रतिक्रिया जो वो उस उद्दीपन के प्रति करता है वह स्वाभाविक होती है। जैसे अगर हम देखें, हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और अचानक से हमारे सामने सांप आ जाता है और सांप आ जाने से हम लोग या तो 2 कदम पीछे हट जाएंगे या करेंगे कि हम लोग डर जाएंगे। ये जो 2 कदम पीछे हटना हुआ या डरना हुआ, ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसी बात को लेकर के मनोवैज्ञानिक पैवलोव ने बताया है कि ये जो प्रतिक्रिया है किसी भी उद्दीपन के प्रति या किसी स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स करता है एक मनुष्य, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो संबंध है, यही एक मनुष्य के लिए कंडीशनिंग का आधार माना है, उसके प्रति एक संबंध का आधार माना है और इसी को स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के लिए उन्होंने कंडीशन को स्थापित होना माना है और कंडीशन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो संबंध होता है वो एक कंडीशन पे निर्धारित होता है। इसीलिए जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक संबंध स्थापित होता है और एक नई बात सामने आती है और इसी को पैवलोव ने बताया है। पैवलोव इसे इस प्रकार से बताया है कि मनुष्य के सामने बहुत बार अस्वाभाविक उत्तेजना या अननेचुरल स्टिमुलस होता है और इस अननेचुरल स्टिमुलस के प्रति भी मनुष्य उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करता है जिस प्रकार से वो नेचुरल स्टिमुलस के प्रति करता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे कि सांप देख करके मनुष्य या तो पीछे हट जाएगा 2 कदम या फिर डर जाएगा। अगर ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि एक जिंदा सांप देखते हुए एक मनुष्य प्रतिक्रिया करता है, अगर उसी के बदले में बहुत बार ऐसा होता है कि एक मनुष्य के सामने में सांप ना होकर के कोई अन्य वस्तु होती है और अन्य वस्तु जो कि निर्जीव रूप में पड़ा हुआ है, ना चल रहा है ना हिल रहा है, मनुष्य उसके लिए ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसा कि एक सांप के लिए करता है। तो ये एक अस्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई, एक अस्वाभाविक उत्तेजना के लिए। अस्वाभाविक उत्तेजना क्या हुआ कि वो उस सांप जैसे दिखने वाले रबड़ के पाइप को या रबड़ को या टायर को एक सांप मान लिया, वो एक अस्वाभाविक उत्तेजना है और उसके लिए डर जाना या 2 कदम पीछे हट जाना ये अस्वाभाविक प्रतिक्रिया है या स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जिसको हम लोग कह सकते हैं। यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति, अननेचुरल स्टिमुलस के प्रति नेचुरल रिस्पॉन्स दिखाने की बातें हैं। तो यहाँ पे पैवलोव ने यही बताया है कि सीखने वाले प्राणी के सामने जब इस तरह के अननेचुरल स्टिमुलस को
प्रस्तुत किया जाता है और उसके लिए वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है, स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। तो इसके द्वारा वो बहुत कुछ सीखता है। जैसे कि गर्म बर्तन अगर उनके सामने अगर कोई मनुष्य अपना हाथ रखेगा, कोई बच्चा अपना हाथ रखेगा गर्म बर्तन के साथ में, तो अपना हाथ तो पीछे हट जाएगा। ये नेचुरल स्टिमुलस के लिए नेचुरल प्रतिक्रिया है। लेकिन पावलोव इसी के आधार पर ये बताना चाहे हैं कि अगर किसी मनुष्य के सामने अगर न्यूट्रल स्टिमुलस, जिसको कह सकते हैं तटस्थ स्टिमुलस, या जिसके पास कोई भी वैल्यू नहीं है, समान है, उसका अपना कोई स्थायित्व नहीं है, उसको अगर नेचुरल स्टिमुलस के साथ बार बार प्रेजेंट किया जाए तो वो मनुष्य उस न्यूट्रल स्टिमुलस के लिए भी ठीक उसी प्रकार से रिस्पांस देगा जिस प्रकार से वो नेचुरल स्टिमुलस के लिए देता है। तो यहाँ इसी को पावलोव ने बताया है और उसके लिए मनुष्य किस प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा, किस प्रकार से बताएगा, इसको देखने के लिए किया है। यहाँ पे इस सिद्धांत के अनुसार से पावलोव का कहना है कि मनुष्य के पास बहुत सारी जन्मजात प्रवृत्ति होती है, इनेंट प्रोसेस होती है, इनेंट एबिलिटी होती है, नेचुरल होता है उसमें, और उसमें उस स्टिमुलस के लिए, नेचुरल स्टिमुलस के लिए मनुष्य उसी प्रकार से रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि मनुष्य के सामने भूख होता है तब वो भोजन चाहता है और भोजन के साथ में उसके मुंह में बहुत सारे लार आने लगते हैं। किसी कर्कश आवाज़ होने पे मनुष्य का डर जाना, ये मनुष्य की अपनी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इसी स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार से वो रिस्पॉन्स करता है। डर जाता है तो वो पीछे हट जाएगा, या चेहरे पे उसके अपने अलग से भाव आ जाएंगे। भूख लगेगा और उसके सामने भोजन आ जाएगी तो मुंह से लार टपकेगा और उसके चेहरे के अपने अलग एक्सप्रेशन होंगे। ये उसकी अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया है। और पावलोव का इसी बीच में ये कहना है कि ये जो कंडीशन है, भोजन के साथ में, मनुष्य के भूख के साथ में भोजन का उपस्थित होना, और भोजन के उपस्थित होने के साथ साथ में मनुष्य के मुंह से लार का निकलना, ये जो लार का निकलना होता है, इस सब के बीच में एक तटस्थ उद्दीपन को या न्यूट्रल स्टिमुलस को अगर प्रेजेंट कर दिया जाए तो अनेकों बार, या फिर कह सकते हैं हमेशा ही, मनुष्य उसके लिए स्वाभाविक रिस्पॉन्स करेगा। इसलिए इस अनुक्रिया को, इस सिद्धांत को पावलोव ने कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी कहा है। इसके लिए पावलोव ने एक बहुत ही अच्छा एक प्रयोग किया है, जिसके अनुसार से, जिसके साथ में उन्होंने समझाया है कि किस प्रकार से एक मनुष्य के सामने में एक ऐसा तटस्थ उद्दीपन या न्यूट्रल स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाए उसके नेचुरल स्टिमुलस के साथ, तो वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा। तो इसको हम लोग देखने के लिए एक पिक्चर से देखेंगे। पावलोव ने कुत्ते पे एक बड़ा मज़ेदार प्रयोग किया है कि किस प्रकार से कुत्ता नेचुरल स्टिमुलस के साथ साथ अननेचुरल स्टिमुलस पर रखने पे किस प्रकार से उसके लिए भी प्रतिक्रिया, अननेचुरल स्टिमुलस के लिए भी प्रतिक्रिया नेचुरल रिस्पॉन्स के द्वारा करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कुत्ता जो पैर के पास भी और गर्दन के पास में बंधा हुआ है, और आप देख पाएंगे कि इसके मुंह के साथ में एक ट्यूब बंधा हुआ है, और ट्यूब जाके एक किनारे, आप देखिएगा खिड़की के बाहर में एक बक्स रखा हुआ है जो कि ट्यूब साथ साथ में उसके जुड़ा हुआ है। इसी ट्यूब के द्वारा उसका लार उस डिब्बे में जमा होता है। यहाँ पे जो प्रयोग के द्वारा दर्शाया गया है कि ये जो कुत्ता है 24 घंटे तक भूखा रखा हुआ है, और ये कमरा साउंड प्रूफ कमरा है,
और ये जो है ये इसके लिए प्रयोग 2 अवस्था में किया गया है। पहली अवस्था में उसके सामने में भोजन रखा गया है और भोजन रखने के साथ साथ में 4-5 सेकंड के बाद पहले घंटी बजाई गई है और 4-5 सेकंड के बाद उसके सामने भोजन रखा जाता है। यह जो क्रम है, पहले घंटी बजाना और 4-5 सेकंड के बाद भोजन देना, कई दिनों तक दोहराया गया है और पहले घंटी बजाई गई है और फिर भोजन दिया गया है। और इस प्रकार के प्रयोग में देखा गया है कि जैसे जैसे कुत्ता इसके के साथ में खाना देने से पहले घंटी बजाया जाता है, तो सबसे पहले ये होता है कि कुत्ता पहले तो चौंकने की प्रक्रिया करता है और उसके बाद उसके मुंह से लार टपकने लगता है भोजन के लिए और उसके पास भोजन आ जाता है। कुछ दिनों तक ऐसे लगातार प्रयास करने के बाद प्रयोग की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। दूसरी प्रक्रिया में क्या होता है कि भोजन प्रस्तुत करने से पहले, भोजन देने से पहले कुत्ते को उसके 30 सेकंड पहले तो 4-5 सेकंड पहले बजाई जा रही थी, अब 30 सेकंड पहले घंटी बजाए जाने लगती है और इस घंटी के बजने के बाद भोजन उपस्थित होने लगता है। भोजन के पास उपस्थित होने की जो प्रक्रिया हुई वो पहले ज़्यादा थी, अब घट गई है। पहले कम थी, अब बढ़ गई है। ये जो लंबी दूरी की अवस्था है, इस दूरी की अवस्था में देखा गया है कि कुत्ता केवल घंटी की आवाज़ पर ही लार टपकाने की प्रतिक्रिया करने लगा है। इस प्रकार देखते हैं कि भूखा कुत्ता जो पहली अवस्था में घंटी की आवाज़ को ही भोजन प्रस्तुत होने का संकेत मान लिया है और इसके बाद अब केवल उसका जो प्रतिक्रिया है वो घंटी की आवाज़ के साथ ही अनुबंधित हो गई है, या फिर कह सकते हैं कि कंडीशन्ड हो गई है। और अगर इस प्रयोग को हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो पावलोव जो कहना चाहते हैं वो बात क्लियर हो जाती है। इस प्रयोग में उन्होंने बताया है कि पहले तो कुत्ता भूखा रहता है और घंटी की आवाज़ सुनता है और घंटी की आवाज़ सुनने के बाद भोजन को देख कर के लार गिराता है। लार गिराना उसके लिए स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो भोजन देने के साथ में करता है। ये जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, स्वाभाविक उत्तेजना को दर्शाता है और बार बार के प्रयोग करने के बाद घंटी को ही वो भोजन मान लेता है, या घंटी की आवाज़ को वो ये सोच लेता है कि अब भोजन आने वाला है और घंटी की आवाज़ में ही वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया या नेचुरल रिस्पॉन्स देने लगता है, लार गिराने लगता है। यहाँ इस प्रकार से इस प्रतिक्रिया में ये देखने को मिला कि अस्वाभाविक उत्तेजना या उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक, जो कि स्वाभाविक उत्तेजना का स्थान ग्रहण कर लेता है, स्थान ले लेता है और उसके लिए कुत्ता स्वाभाविक प्रतिक्रिया कर लेता है। इसलिए यहाँ पे अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा सीखना कहा गया है, या अनुकूलित अनुक्रिया तंत्र का विकास इसी आधार पे हुआ है, जो कि अभी हम लोग देख रहे थे। कुत्ता के ऊपर में किस प्रकार से पावलोव ने प्रयोग किया और किस प्रकार से कुत्ता एक स्वाभाविक उद्दीपन के लिए अस्वाभाविक उद्दीपन के होने पे किस प्रकार से स्वाभाविक प्रतिक्रिया किया है, ये हम लोगों ने प्रयोग से देखा। अभी हम लोग इसी को फॉर्मूले के अनुसार से देखेंगे कि क्या पावलोव इसमें क्या कहना चाह रहे थे। यहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर में देखेंगे नेचुरल स्टिमुलस या फिर
अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसको यूसीएस भी कहा जाता है, जो कि कुत्ते के सामने फूड के रूप में हुआ और उसके बदले में प्रतिक्रिया के रूप में अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यूसीआर सलाइवा के रूप में कुत्ता अपना प्रतिक्रिया दिया। दूसरी तरफ में प्रयोग में किस प्रकार से एक कुत्ते के सामने में कंडीशनल स्टिमुलस को रखा गया और कंडीशनल स्टिमुलस सीएस जो कि बेल के साउंड के रूप में रखा गया और साथ ही साथ उसके सामने अनकंडीशनल स्टिमुलस यूसीएस फूड को रखा गया। साउंड और फूड कुछ सेकंड के अंतराल में रखा गया, जिसको हम लोग कह सकते हैं साथ साथ में रखा गया, और उसके साथ में जो कुत्ता प्रतिक्रिया दिया अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के रूप में और रिलीज़ किया सलाइवा, जो कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के रूप में सलाइवा दिया। यहाँ पे तीसरी बात में देखते हैं कि कुत्ते की प्रतिक्रिया के रूप में अनकंडीशनल स्टिमुलस सीएस जो बेल का साउंड था, उसी के साथ साथ में कुत्ता लास्ट में प्रतिक्रिया देने लगा कंडीशनल रिस्पॉन्स के रूप में, जो कि है सलाइवा। यहाँ पे इसमें बताया जा रहा है कि बेल के साउंड के में ही जो कि कंडीशनल स्टिमुलस था, कुत्ता रिस्पॉन्स देने लगा कंडीशनल रिस्पॉन्स के रूप में सलाइवा के रूप में, जो कि बेल के साउंड के साथ में वो देने लगा। यह जो प्रयोग अभी हमने देखा कुत्ते पे, जो पावलोव ने प्रयोग किया और सामान्य उद्दीपन के साथ साथ में किस प्रकार से असामान्य उद्दीपन एक कुत्ते के सामने रखने पे कुत्ता किस प्रकार से असामान्य उद्दीपन के लिए सामान्य प्रतिक्रिया करने लगा, यह हम लोगों ने देखा अभी। पावलोव का ये एक्सपेरिमेंट का समर्थन बहुत सारे मनोवैज्ञानिक किए और इस मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य पे अनेकों प्रयोग करके ये प्रमाणित किया कि मनुष्य भी ठीक उसी प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं जिस प्रकार से मनुष्य प्रतिक्रिया देते हैं। इन्हीं मनोवैज्ञानिकों में से एक मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने अपने प्रयोग, जो कि वो मनुष्य पे प्रयोग किए, उस प्रयोग के द्वारा ये दिखाए कि मनुष्य भी एक सामान्य उद्दीपन के साथ में जब उसके सामने एक असामान्य उद्दीपन अननेचुरल स्टिमुलस रखा जाता है, तो मनुष्य भी उसके लिए प्रतिक्रिया एक नेचुरल स्टिमुलस के रूप में करते हैं। ये इन मनोवैज्ञानिक का नाम है वाटसन और साथ साथ में इनके काम किए थे उनकी पत्नी रेनर ने। ये जो प्रयोग किए ये पावलोव के प्रयोग के समर्थन में किए। इन्होंने एक बच्चे को इस प्रयोग के लिए लिया जिसका नाम अल्बर्ट था। अल्बर्ट के सामने में इन्होंने एक सफ़ेद चूहा रखा। शुरू में तो बच्चा सफ़ेद चूहा देख कर के बहुत खुश हुआ और उसके साथ खेलने का प्रयास किया। कुछ समय के बाद जब वो बच्चा उस चूहे के साथ खेल रहा था, तो चूहे के साथ खेलने के दौरान ये जो जोड़े थे वाटसन और रेनर, एक बहुत ही ख़राब से या ख़राब आवाज़ वाली ध्वनि घंटी बजा करके किया। इस घंटी के आवाज़ से बच्चा डर गया। अब जब भी बच्चे के सामने में चूहा आता तो ये दोनों उसके लिए एक घंटी बजा देते और बच्चा डर जाता। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि बच्चा चूहे को देखते ही डर जाता था। कारण ये हुआ कि चूहे को देखते ही उसके दिमाग में एक बात आ जाती थी कि वो चूहा आने से उस एक घंटी बजेगी और इस घंटी के डर से बिना घंटी के आवाज़ के वो बच्चा एक सामान्य सा प्रतिक्रिया देने लगा। वो उस
चूहे को देखते ही डर जाता था। और ये एक प्रकार से आवाज़ से डर जाना बच्चे के लिए एक अनुबंधन या कंडीशनिंग का उदाहरण ठहरा। और ये एक तरह से देखेंगे कि ये जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार से एक जनरलाइजेशन की प्रक्रिया हुई, एक सामान्यीकरण की प्रक्रिया हुई, जिसमें एक उदाहरण या एक परिस्थिति का दूसरे परिस्थिति में तुरंत कन्वर्ट हो जाना हुआ। और इसके अनुसार से इस कॉन्सेप्ट से ऐसे बातों पे अधिक फोकस डाला गया जिसको सीखने का स्वरूप के रूप में देखा गया, और सीखने के स्वरूप में बहुत सारी बातों को देखी गई। ये जो सीखने के लिए जो अनुबंधन की क्रिया बताई गई, पावलोव ने इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा कि एक बालक किस प्रकार से और कौन कौन से कॉन्सेप्ट उसके सामने रखे जाएं कि बालक बहुत ही प्रभावी तरीके से उसको सीख सकता है। ये कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे मेन पॉइंट है जो कि सीखने को प्रभावित करते हैं, जैसे कि कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस के बीच का समय अंतराल का कम या ज़्यादा होना, जिससे एक बालक अच्छे तरीके से सीख पाए। दूसरा, उद्दीपन का सामान्यीकरण। कहने का अर्थ है कि दो उद्दीपन जो करीब एक समान नहीं हो करके अलग अलग होते हैं, लेकिन उसे सामान्य उद्दीपन के साथ साथ में असामान्य उद्दीपन को रखा जाता है, तो वो उस दोनों बातों का, उस दोनों उद्दीपन को सामान्यीकरण करके सीखता है। तीसरा है विभेद, डिस्क्रिमिनेशन। एक सामान्य उद्दीपन, एक असामान्य उद्दीपन के बीच में बालक विभेद करके सीखता है। और चौथा, एक्सटर्नल इन्हिबिशन, बाह्य व्यवधान। एक्सटर्नल स्टिमुलस, नेचुरल स्टिमुलस के साथ साथ में जब अननेचुरल स्टिमुलस दिया जाता है, तो ये अननेचुरल स्टिमुलस बहुत बार बालक उसे ग्रहण नहीं करता है, और ये बाह्य व्यवधान के रूप में बालक के सामने आता है और वो उससे नहीं सीख पाता है। और पांचवा है इंटरनल इबिशन, आंतरिक व्यवधान। जो ये सिद्धांत है नेचुरल स्टिमुलस के साथ साथ में अननेचुरल स्टिमुलस देने का, और इसमें बहुत बार जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है इसके साथ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, और ये बहुत बार आगे चल के समस्या उत्पन्न करती है, जिसके कारण बालक नहीं सीखता है। तो इसको कहा जाता है इंटरनल व्यवधान। नेक्स्ट है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। ये जो बाह्य एक्सटर्नल या अनकंडीशनल स्टिमुलस है, जिसके साथ में कंडीशनल स्टिमुलस या फिर नेचुरल स्टिमुलस के साथ में अननेचुरल स्टिमुलस दिया जाता है, ये बहुत बार बालकों के लिए पुनर्बलन का काम करता है और बालक इससे बहुत कुछ सीखता है। और 7th नंबर है पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। बालक बहुत बार रिपीटेशन, जैसे हम लोग प्रयोग में देखें, पावलोव के प्रयोग में देखें कि कुत्ता के सामने बार बार एक ही बात को दोहराया जा रहा था। इस प्रकार के रिपीटेशन से बालक बहुत सीखते हैं। और आगे है 8 नंबर अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, जिससे बालक बहुत ही ज़्यादा सीखते हैं प्रेरित होकर के। और उसके आगे है मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धि तथा आयु। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है बालक के सीखने के लिए। ये सारी बातें एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में पावलोव ने सामने रखा अपने प्रयोग के द्वारा, जिससे कि बालक के सीखने को बहुत ही प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, बताया जा सकता है, जो कि बालक को सीखने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा, जिसके बारे में अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी।
थैंक यू।